हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2024 रिलीज्ड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द लाइज माय बेबीसिटर टोल्ड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बरसात के रात से, जब हम एक यंग लेडी कार्नी को देखते हैं चोरी छुपे अपने हस्बैंड निक को फॉलो करते हुए। उसे शक था कि निक उसे चीट कर रहा है, नहीं तो वो हर रात लेट नाइट मीटिंग का बहाना देकर किससे मिलने आता है, और वो भी एक होटल में। होटल के गेट तक पहुंच के कार्नी का शक और पक्का हो जाता है जब वो निक को अपने एक फीमेल कलीग पॉला के साथ देखती है, जिस पर उसे पहले से ही शक था। तो वो और देर नहीं करती, उनके पीछे पीछे पहुंच जाती है उस रूम के सामने जिसके अंदर निक ने उस लड़की के साथ एंटर किया था। अब बस दरवाजा खोलने की ही देर थी। मन ही मन अपने वर्स्ट एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो रही थी कार्नी। उसे आइडिया था अंदर उसे क्या नज़ारा दिखने मिलेगा, मगर वो ही तो वो देखना चाहती थी। रेड हैंडेड पकड़ना चाहती थी निक को। बहुत इंतजार कर लिया उसने, और नहीं। कार्नी एक लंबी सांस लेती है और एक झटके में दरवाजा खोल के अंदर घुस जाती है। मगर अंदर का नजारा देखकर तो वो सच में चौंक जाती है, क्योंकि यहाँ तो सच में मीटिंग ही चल रहा था। निक और पॉला के अलावा भी और भी तो कलीग्स मौजूद थे वहाँ। अब इससे तो कार्नी एक फॉल्स पोजीशन में पड़ जाती है। शर्म के मारे भाग निकलती है वहां से, मगर तब तक सबने उसे देख लिया था, निक ने भी। तो वो तो कार्नी को डांटेगा ही ना। अपने कलीग्स के सामने कितना फेस लॉस हुआ उसका। मगर वो कार्नी की हालत भी समझता था। उसे पता था कार्नी को डिल्यूशन होता है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेती है वो, मगर फिर भी कभी कभी अपने वाइल्ड इमेजिनेशंस को रोक नहीं पाती। इसीलिए निक और बात को खींचता नहीं, एंड थैंकफुली उसी के वजह से उनका रिश्ता भी बच जाता है। नाउ कट टू 3 years later, हम फिर से इस कपल से मिलते हैं और हमें पता चलता है अब तो उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है, एमिली नाम से। अपेरेंटली सब कुछ बढ़िया चल रहा है उनके बीच। निक बाहर का काम संभालता है और कार्नी घर संभालती है। लेकिन क्या कार्नी खुश है? शायद नहीं। माँ बनने से पहले वो जॉब करती थी। घर से बाहर उसकी एक दुनिया थी, एक फ्रेंड ग्रुप था, उसकी अपनी एक लाइफ थी। लेकिन एमिली के जन्म के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, दोस्तों से मिलना जुलना सब बंद कर दिया, और धीरे धीरे घर के कामों में इतनी बिजी हो गई कि उसे और अपना ख्याल रखना नहीं आया। लेकिन इससे उसका मेंटल हेल्थ पर स्ट्रेन पड़ने लगा। खुद अंदर ही अंदर सफोकेट करने लगी थी। ना कोई दोस्त, ना कोई बात करने वाला। इससे तबीयत भी खराब होने लगी थी उसकी। कमजोरी फील होना, घबराहट फील होना। नहीं, इसमें उस छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं थी। लेकिन पेरेंटिंग कोई आसान काम तो नहीं होता ना, स्पेशली जब सब कुछ अकेले संभालना पड़े। निक तो ऑफिस के कामों में इतनी बिजी हो चुका था कि उसे ठीक से वक्त भी नहीं दे पाता था। घर में रहने की फुर्सत ही नहीं थी उसे। पूरे दिन में बस एक ही काम करता था वो, जो कि है कार्नी का ब्रेकफास्ट रेडी करना। ऑफिस जाने से पहले उसके सारे फेवरेट फ्रूट्स मिलाकर एक स्मूदी रेडी करके जाता था वो। इस काम से कभी भी ब्रेक नहीं लिया उसने। शायद यही उसका प्यार जताने का तरीका था। मगर बस इतना ही। पूरा दिन और कोई कांटेक्ट नहीं होता था उनके बीच। ना कोई डेट नाइट, ना कोई सेलिब्रेशन, ना और कुछ। खाने की लाइफ तो जैसे एक लूप में चलने लगी थी। वो कोशिश तो करती थी, लेकिन निक उस पर पहले जैसा और ध्यान नहीं देता था। सब कुछ बहुत मैकेनिकल हो चुका था उनके बीच। ऊपर से उनके कुछ एम्बिशंस भी थे। गाड़ी की EMIs पे करना था, एक लेक हाउस खरीदना था। लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए कार्नी का ऑफिस ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी था। उसे ऑफर भी मिला था अपने बॉस से, लेकिन कैसे? इतनी छोटी बच्ची को किसके भरोसे रख के जाएगी वो? क्या कोई अनजान शख्स ख्याल रख पाएगा एमिली का? कार्नी जब इसी कश्मकश में थी तो एक दिन अचानक ही उसे कैफे में अपने एक दोस्त का बेटा मिल जाता है, मैट नाम से। अब मैट के पेरेंट्स उनके पुराने पड़ोसी थे, जिस कारण से उन्होंने बचपन से मैट को देखा है। इनफैक्ट निक और उसका बॉन्डिंग तो काफी अच्छा था। फिर उसकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई और मैट भी हॉस्टल चला गया, तो उनकी और मुलाकात नहीं हुई। मगर उसकी माँ रॉन्टा और कार्नी अभी भी दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड्स। इतनी क्लोज कि कार्नी और निक के बीच जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो सब पता है उन्हें। ऐसे में जब मैट कहता है कि वो फिलहाल जॉबलेस है और इधर उधर छोटा मोटा काम करके टाइम पास कर रहा है, तो कार्नी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो मैट को ही बेबी सिटिंग के लिए अप्रोच करे। स्पेशली जब वो देखती है कि मैट एमिली से कितने आसानी से घुल मिल रहा है और एमिली भी इक्वली रिस्पॉन्स कर रही है, तब तो कार्नी को और कोई टेंशन ही नहीं रहता।
क्योंकि उसे पता है उसकी बेटी कितनी मूडी है, किसी को भी पसंद नहीं करती। ऐसे में मैट शायद पहला कोई शख्स होगा जिसे पहली बार में ही एक्सेप्ट कर लिया था एमिली ने। तो कार्नी अगले दिन ही उसके माँ से बात करती है और उसे मैट को भेजने के लिए कहती है। इधर नेक्स्ट डे जब निक उसे देखता है अपने घर में, तब वो काइंड ऑफ चौंक जाता है लेकिन खुश नहीं होता। कार्नी को लगता है शायद एक यंग लड़के का इस घर में रहना पसंद नहीं आया होगा निक को, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। तो वो निक को जैसे तैसे मना लेती है और अगले हफ्ते से मैट काम पर लग जाता है। मगर शुरू से ही हम एक चीज नोटिस करते हैं कि निक मैट को काइंड ऑफ इग्नोर कर रहा था, जबकि मैट तो काफी अच्छे से पेश आ रहा था सबके साथ। कार्नी ये सब नोटिस नहीं करती। आज उसका ऑफिस का फर्स्ट डे था तो नेचुरली वो थोड़ा नर्वस थी, मगर निक उसे चेयर अप करता है और मैट के सामने ही पैशनेटली किस भी करता है, व्हिच वाज ऑकवर्ड, ऑलमोस्ट लाइक निक मैट को ये दिखाना चाहता था कि कार्नी उसकी है तो उससे दूर रहे। इवन ये चीज तो कार्नी को भी खटकती है, लेकिन टेंशन के चलते वो ज्यादा सोचते नहीं, हड़बड़ी में निकल जाती है। इधर उसके जाते ही मैट कुछ अजीब करता है। वो एमिली को अकेला छोड़कर खुद कार्नी के बेडरूम में चला जाता है और उसके क्लोजेट में कुछ ढूंढने लगता है। उसे पता भी नहीं चलता उधर एमिली चलते चलते स्टेयरकेस तक पहुंच चुकी थी। किसी भी वक्त एक एक्सीडेंट हो सकता था, बट थैंकफुली अहम वक्त पर उसका होश लौट आता है और वो एमिली को बचा लेता है। बाकी का दिन एमिली के साथ ही रहता है वो। इनफैक्ट कार्नी वापस आने के बाद भी उसका मूड थोड़ा ऑफ था, क्योंकि उसे जो नया टीम मिला है उसके मेंबर्स बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। स्पेशली एक लड़की कैली, वो तो बहुत ही कम्पिटिटिव है। कार्नी को पहले दिन ही समझ आ गया था कि इनके साथ काम करना आसान नहीं होगा, लेकिन इसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी। इन्हीं के साथ काम चलाना होगा उसे, और ये सोचकर ही लिटरली रोना आ रहा था उसे। मगर मैट उसे हिम्मत देता है और अगले दिन उसे थोड़ा बेटर फील करवाने के लिए उसके लिए लंच भी ले जाता है। अब भले ये उसका काम नहीं था, लेकिन उसका ये जेस्चर बहुत ही पसंद आता है कार्नी को। उसे थोड़ा ब्रेक भी मिल जाता है। दोनों पास के एक पार्क में चले जाते हैं और खाना खाते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। इनिशियली तो दोनों कैजुअल बातें ही कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मैट के सवाल कुछ ज़्यादा ही पर्सनल होने लगता है। जैसे उनके शादी में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, निक का जो अफेयर चल रहा था उसका क्या हुआ, वगैरह वगैरह। अब भले ही वो कहता है कि उसने ये बातें अपने पेरेंट्स को डिस्कस करते हुए सुना था, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि तुम भी इस बारे में कमेंट पास करो। पर्सनल बाउंड्री नाम की भी कोई चीज होती है। कार्नी को भी पहले ऑकवर्ड लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है जो है ही नहीं उसे बताने में क्या शर्म। तो वो कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, उसने निक पर बेकार में शक किया था, वो तो बेचारा इनोसेंट था। अब कार्नी मैट को तो ये कहकर चुप करा देती है, लेकिन क्या वो खुद इस बात पर यकीन करती थी? 100% नहीं। उसे तो अभी भी पॉला को लेकर टेंशन होता था। अभी भी देर रात मैसेजेस आते थे उसके, और कार्नी जब भी निक के ऑफिस में रहते वक्त उसे कॉल करती थी, उसे हमेशा ही पॉला की हंसी की आवाज़ सुनाई देती थी, जो कुछ ज़्यादा ही कैजुअल होता था, सिर्फ दोनों काम नहीं कुछ और ही करने में बिजी है। और तो और एक दिन कार्नी जब उसके ऑफिस का चक्कर लगा रही थी, उसे निक और पॉला दिख जाती है हंसी मजाक करते हुए, ऐसे दोनों किसी डेट पर गए हुए हैं। क्या ये सब भी काम का हिस्सा था? फिर जब एक दिन निक कहता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, उसे घर लौटने में देर हो जाएगी, तब तो कार्नी को लिटरली गुस्सा आ जाता है। उसे यकीन नहीं आता निक के बात पर, लेकिन वो पलट कर कुछ कह भी नहीं पाती, नहीं तो निक फिर से कह देगा कि वो बेकार में बात का बतंगर बना रही है। कार्नी खुद को शांत रखने की कितना ही क्यों ना कोशिश कर ले, मगर निक का बर्ताव बार बार उसे शक करने पर मजबूर कर रहा था, और ये बातें मैट भी समझ पा रहा था। नहीं, उसे इतना डिटेल्स तो पता नहीं था, न कार्नी ने उससे कभी कुछ शेयर करी, बट स्टिल कार्नी का फ्रस्ट्रेशन देखकर ही गेस कर लेता था। वो हमेशा उसे सपोर्ट करता था, उसे खुश रखने की कोशिश करता था, कभी उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता था तो कभी खाना बनाता था। बेसिकली वो सब कुछ करता था जो निक को करना चाहिए। साथ में हमेशा उसे यही कहता रहता था कि वो बेटर डिजर्व करती है। आखिर और कब तक वो निक की गलतियों को अनदेखा करती रहेगी? अब इनिशियली तो कार्नी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था ये सब सुनकर, लेकिन अच्छा भी लगता था कि कोई उसे समझता है। लेकिन उनकी ये दोस्ती निक को पसंद नहीं आती। एक दिन वो डायरेक्टली कार्नी से कह देता है कि मैट से दूर रहने के लिए कुछ ज्यादा ही उनके करीब आने की कोशिश करता जा रहा है। वो पता नहीं क्या इंटेंशन है उसका, और वैसे भी वो लोग उसके बारे में जानते ही क्या है। अब ये बात कार्नी को भी खटकती है। ऑनेस्टली कुछ तो ऑफ था उस बंदे में, कुछ ज्यादा ही स्वीट था वो, या फिर ये सब कुछ ही बस उसका प्रिटेंस था।
कार्नी अगले दिन ही इस बारे में पता करने की कोशिश करती है। सबसे पहले वो ऑनलाइन उसके कॉलेज के बारे में सर्च करती है तो पता चलता है वहाँ मैट पर उसके किसी प्रोफेसर ने हरासमेंट का आरोप लगाया था। इन्वेस्टिगेशन भी चली लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, मगर उसके बाद ही मैट ने वो कॉलेज छोड़ दिया था। उसी दिन कार्नी रोंडा से मिलने भी जाती है उसके घर, तो मौके का फायदा उठाते हुए वो मैट का रूम भी चेक करती है और देखती है उसके रूम की हालत तो बहुत ही खराब है। जो लड़का उसके घर में इतना अच्छा काम करता है, हमेशा सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रखता है, उसकी अपनी रूम ऐसे क्यों है। साथ ही साथ कार्नी को उसके कमरे में एक बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर उसका इनर वेयर था। ये वही चीज थी जो पहले दिन ही मैट ने उसके घर से चुराया था। ऑल्सो वहाँ एक चाबी और उनकी कुछ पुरानी फोटोज भी थी जो सबूत थे कि वो उन्हें स्टॉक कर रहा है, मे बी पिछले 2 साल से। और उसका इनरवेयर वो यहाँ क्या कर रहा है। कार्नी को अपना जवाब पता था। वो समझ चुकी थी निक की बात ही सच है, इस बंदे का इंटेंशन ठीक नहीं है। तो अगले दिन ही मैट के उसके घर जाती ही वो उसे कन्फ्रंट करती है, बट सरप्राइजिंगली मैट घबराता बिल्कुल भी नहीं है। बार बार बस एक ही बात कहता रहता है वो कि जो तुम सोच रहे हो ये वैसा नहीं है। निक तुम्हें धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है तुम पर, उसे भरोसा मत करो। साथ में वो कार्नी से ये भी कहता है कि निक के पास एक दूसरा फोन भी है जिसे वो घर में यूज नहीं करता, उसने देखा है उसे पॉला के बात करते हुए। अब वो ये बातें इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि एक पॉइंट पे कार्नी भी ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हो जाती है, मगर वो अपना कंट्रोल नहीं खोती। मैट से कहती है जो भी है उसके घर का मामला है वो देख लेगी, उसे कोई ज़रूरत नहीं है इस मामले में पड़ने की, और ना ही और कभी इस घर में एंटर करने की ज़रूरत है उसे। अब मैट तो उस दिन उसके घर से चला जाता है, लेकिन कार्नी अपने दिमाग से ये बातें निकाल नहीं पाती। एक तरफ ऑफिस में कैली के साथ उसका डिसएग्रीमेंट्स बढ़ती जा रही थी, दूसरी तरफ घर में निक का एब्सेंस। बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी कार्नी। ऊपर से इसी बीच एक दिन उसे निक के क्लोजेट में से एक फोन मिलता है जिसे उसने पहले कभी देखा नहीं था। तो क्या मैट की बात ही सच है? कुछ समझ नहीं आ रहा था कार्नी को, मगर वो तुरंत ही रिएक्ट नहीं करती और थोड़ा वक्त लेती है। उसी दिन उन्हें एक लेक हाउस देखने जाना था जो रिसेंटली उन्होंने खरीदा था, दोनों ने मिलकर। मगर कार्नी जैसे ही वहां रुकने की बात करती है, निक को काम याद आ जाता है। तभी उन्हें ऐसा भी फील होता है कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है, जबकि बाहर जाने पर कोई दिखाई नहीं देता। इसके ठीक अगले दिन ही एक और कांड होता है। निक और कार्नी रोंडा के मैरिज एनिवर्सरी पर गए थे, तो वहां ऑब्वियसली उनका बेटा भी था जो कंटिन्यूअसली कार्नी को देखकर इशारा करता जा रहा था। कार्नी पहले तो उसे इग्नोर करती है, लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है तब मैट भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर से उससे वही बातें दोहराने लगता है कि निक एक चीटर है, तुम्हें गैसलाइट कर रहा है, उसके झांसे में मत फंसो। साथ ही साथ कार्नी के वल्नरेबल स्टेट का फायदा उठाकर उससे इंटीमेट होने की कोशिश भी करता है वो, जो शायद शुरू से ही उसका असली इंटेंशन था। मगर कार्नी ऐसा होने नहीं देती, अहम वक्त पर खुद को संभाल लेती है और बाहर भागती है। उधर उसे वापस जाते देख निक भी जाता है उसके पीछे पीछे। तब कार्नी उसे कन्फ्रंट करती है, कहती है मुझे तुम्हारा फोन मिल चुका है। मगर निक फोन की बात मानता ही नहीं, एक ही जिद पर अड़ा रहता है कि वो फोन उसका नहीं है और ये सब मैट का प्लान है, वो उनकी शादी तोड़ना चाहता है। निक कार्नी से कहता है उससे दूर रहने के लिए और उसके किसी भी बात पर गौर ना करने के लिए। मगर उसी शाम हम उसे मैट को मिलते हुए देखते हैं उस लेक हाउस में, और यहाँ पर रिवील होता है एक बहुत बड़ा सच। पता चलता है मैट असल में कार्नी को नहीं बल्कि निक को चाहता है। होमोसेक्सुअल है, वो गे है, और इसीलिए कार्नी को अपने बातों में फंसाकर उनके बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था वो, ताकि कार्नी निक से दूर हो जाए। इसीलिए ही तो वो बार बार उससे क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, उससे इंटीमेसी बढ़ा रहा था, जिससे अल्टीमेटली कार्नी उसके प्यार में पड़ जाए, वो निक को छोड़ दे और निक उसे मिल जाए। पिछले 2 साल से चल रहा था उनका अफेयर, और पिछले साल तो निक ने उसे प्रॉमिस भी किया था कि वो कार्नी को डिवोर्स देकर उसके पास आ जाएगा। मैट के कॉलेज में छुप छुप के उसे मिलने जाता था, वो दोनों एक साथ घूमने भी जाते थे, और कभी कभी तो निक मैट के घर भी जाता था चोरी छुपे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मगर कुछ महीनों पहले से ही अचानक निक बदलने लगा। उसे और पहले जैसा अटेंशन नहीं देता था निक, और अपना प्रॉमिस भी उसने अभी तक पूरा नहीं किया। लेकिन मैट का प्यार तो कम नहीं हुआ ना, तो वो और क्या करता, उसे भी अपने तरीके से कोशिश करना पड़ा। पागलों की तरह फॉलो करने लगा था वो उसे, हर जगह उस पर नजर रखने लगा था। उस दिन लेक हाउस में भी वो ही चुपके से देख रहा था उन्हें।
मगर निक इस सब से कंफर्टेबल नहीं था। उसके लिए ये आइडेंटिटी अभी भी नया है। उसे रिसेंटली अपने इस ओरिएंटेशन के बारे में पता चला है, तो वो अभी भी खुद को एक्सप्लोर ही कर रहा है। ऐसे में कुछ भी मेस्ड अप करना नहीं चाहता था वो। तो वो मैट से और थोड़ा वक्त मांग लेता है ताकि उससे छुटकारा पाने के लिए कोई अच्छा सा प्लान बना सके। मगर मैट भी काफी चालाक था। उसे पता था किसी चीज को कैसे हासिल करना है। डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली तो वो फोर्स कर ही सकता था ना। तो कुछ दिन इंतजार करने के बाद जब निक उससे कोई कांटेक्ट नहीं करता, तो एक दिन वो निक को मैसेज भेजता है कि उसे मिलना है, नहीं तो वो कार्नी को सब कुछ बता देगा। अब इस धमकी से तो निक काफी घबरा जाता है और भागता है उस कैफे में जहां मैट आने के लिए बोला था, लेकिन वो खुद आता ही नहीं। निक काफी देर तक इंतजार करके वापस चला जाता है। उधर हम मैट को देखते ही कार्नी के ऑफिस के बाहर वो नोटिस करता है कार्नी और कैली के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। वो धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि उनके बॉस को आना पड़ता है सुलह करने। सुलह होता भी है, लेकिन मजबूरी में। क्लियरली दोनों में से कोई भी खुश नहीं थे, एक दूसरे को जैसे सहने नहीं कर पा रहे थे दोनों। मैट ठीक इसी सिचुएशन का फायदा उठाता है। कैली के ऑफिस से निकलते ही वो उसका पीछा करता है और एक सुनसान सड़क पे जाके उसके गाड़ी को टक्कर मार देता है। इट वॉज अ सीरियस क्राइम। कैली की जान भी जा सकती थी, बट थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसे बहुत छोटे मोटे खरोचे आए थे, मगर उसे जो शॉक लगा था उसका क्या। कैली उसी दिन पुलिस में कंप्लेन करती है और मेंशन करती है कि उस गाड़ी के ड्राइवर को उसने पहले भी देखा है। वो मैट है, कार्नी का नैनी। इससे पुलिस का शक डायरेक्टली कार्नी पर ही जाता है, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि ये कार्नी का ही प्लान था जो उसने मैट के जरिए पूरा किया। तो उसी रात कार्नी और मैट दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। पर थैंकफुली कार्नी के पास एक सॉलिड एलिबाई था और मैट के पास भी। वो कह देता है उस समय वो शहर के दूसरी तरफ था निक के साथ। अब इससे होता ही है कि निक भी उसका साथ देने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे अपना सच भी तो छुपाना था। तो वो कह देता है कि वो मैट को समझाना गया था ताकि वो कार्नी पर नजर डालना बंद कर दे। इससे होता ही है कि कार्नी और मैट दोनों ही जेल जाने से बच जाते हैं और कार्नी भी शक नहीं करता। उसकी तबीयत अचानक ही बहुत खराब होने लगी थी, तो निक उसे एक ड्रिंक बनाकर देता है, जिसके बाद वो दोनों ही सो जाते हैं। एटलीस्ट कार्नी को तो वही लगा था, मगर ऐसा होता नहीं। सो सिर्फ कार्नी ही रहे थे, निक को तो कहीं जाना था उस लेक हाउस में जहां मैट उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में था। उसे समझ आ चुका था ये मैट एक साइको है, उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इससे तो वो खतरे में आ जाएगा, उसकी लाइफ हेल्प बन जाएगी। तो वो मैट को फिर से एक बार समझाता है और वापस भेज देता है। इधर वो खुद भी कार्नी के जागने से पहले घर वापस आ चुका था, तो कार्नी को कोई शक नहीं होता। मगर उस दिन कार्नी को कुछ ज्यादा ही वीकनेस जरूर फील होता है। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही थी और साथ में चक्कर भी आ रहे थे। अब ये प्रॉब्लम्स कार्नी को पिछले कई दिनों से परेशान कर रहे थे। ज्यादा कम होते रहते थे, तो वो ज्यादा गौर नहीं करती थी। आखिर स्ट्रेस भी तो कुछ कम नहीं चल रहा उसके लाइफ में, तो उसका असर भी तो पड़ेगा ही ना। ऊपर से उस दिन ऑफिस जाने पर तो उसका स्ट्रेस लेवल दुगना हो जाता है, क्योंकि ऑफिस में कोई उससे बात तक नहीं कर रहे थे। सभी अजीब नजरों से घूर रहे थे उसे, और उसका बॉस तो उसे डायरेक्टली छुट्टी लेने के लिए कह देता है, एटलीस्ट जब तक मामला शांत न पड़ जाए। मगर कार्नी जानती थी उस पर जो आरोप लगा है वो ऐसे ही नहीं मिटेगा। उसे इसके जड़ तक पहुंचना होगा, सच को सबके सामने लाकर खड़ा करना होगा उसे। मगर कैसे कैसे पता करेगी वो सच का। निक तो उसे कुछ कहने से रहा, फिर अचानक ही एक आइडिया आता है उसे कि निक ने कहा था कि मैट उसके साथ कैफे में था, तो वो वहीं से शुरुआत क्यों ना करे। कार्नी उसी दिन पुलिस के पास जाती है और उनसे कहकर कैफे की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि निक झूठ कह रहा था, उसके साथ मैट था ही नहीं। मगर क्यों, आखिर चल क्या रहा है, अब ये जानना था कार्नी को। निक से पूछकर भी कोई फायदा नहीं होता, तो कार्नी उसी दिन मैट के घर चली जाती है उससे बात करने। मगर मैट घर में था ही नहीं, इनफैक्ट कल से उसने घर नहीं लौटा था। कार्नी डिसाइड कर लेती है दिस इज द हाई टाइम कि उसे रोंडा को सब सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि चीजें ऑलरेडी काफी ज्यादा मेस्ड अप हो चुकी थी। इससे ज्यादा छुपाएगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मगर जब वो रोंडा से कहती है कि उन्होंने मैट को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि मैट उसे गलत तरीके से अप्रोच कर रहा था, रोंडा यकीन ही नहीं करती, क्योंकि उसे पता था उसका बेटा क्या है, वो किसी लड़की की तरफ अट्रैक्टेड हो ही नहीं सकता। मगर जब ये बात कार्नी को पता चलता है तब उसका दिमाग घूम जाता है, सब कुछ एक नए नजरिया से देखने लगती है वो। अब तक उसे लग रहा था सारे प्रॉब्लम्स की जड़ वो खुद है, उसे लेकर ही मैट पागलपन कर रहा है।
लेकिन अब तो सारा इक्वेशन ही पलट चुका है, स्पेशली जब रोंडा कहती है कि निक को सब पता है पिछले कई सालों से। तब तो और कंफ्यूज्ड हो जाती है वो। अगर निक जानता था तो वो कार्नी को उससे दूर रहने के लिए क्यों कहता था बार बार? क्या छुपाना चाहता है वो? धीरे धीरे कार्नी सच्चाई के करीब पहुंचने लगी थी। उसे निक पर शक होने लगा था। तो उसी रात कार्नी चोरी छुपे निक का लैपटॉप चेक करती है, मगर वहां सब कुछ डिलीटेड था। ना कोई चैट हिस्ट्री था, ना सर्च हिस्ट्री। ऐसे में कार्नी अपने कलीग्स की मदद लेती है, उनसे सारी सच्चाई शेयर करती है, जिससे कैली खुद उससे सिंपैथाइज कर पाती है। और एक दूसरे कलीग की मदद से कार्नी निक के लैपटॉप से सारे डिलीटेड मैसेजेस और सर्च हिस्ट्री भी रिकवर कर पाती है। लेकिन उन्हें पढ़कर तो कार्नी का होश उड़ जाता है। निक ने जो जो वेबसाइट विजिट किया था वो सारे के सारे डेटिंग वेबसाइट्स थे, वो भी गे बंधु के। उनमें से कुछ लड़कों के साथ तो निक का इंटीमेट चैट भी हुआ था और क्लियरली वो लोग कई बार पर्सनली मिले भी है। ये सच इतना कड़वा था कि सब कुछ आंखों के सामने देखकर भी कार्नी यकीन तक नहीं कर पा रही थी। जिस बंदे के साथ उसने लाइफ के 15 साल बिताई, उसे उसका ओरिएंटेशन ही नहीं पता। लेकिन निक ने उससे छुपाए क्यों? वो इतना कावड़ तो है नहीं कि 21st सेंचुरी में आके भी खुद को ठीक से एक्सप्रेस ना कर सके। तो फिर माजरा क्या है? कुछ रिसेंट चैट पढ़ के तो कार्नी को ये भी पता चल जाता है कि निक आज भी एक जैक नाम के बंदे से मिलने वाला है, वो भी अपने घर में। लेकिन जिस घर का एड्रेस निक ने दिया था उसके बारे में तो कार्नी को कुछ पता ही नहीं था। ये निक ने कब खरीदा? कार्नी जब बार बार उस मैसेज को पढ़ रही थी तो बचाने की फ्लैट का नंबर देखकर उसे उस चाबी के बारे में याद आ जाता है जो उसने मैट के घर में देखा था। उसके ऊपर भी सेम नंबर लिखा हुआ था। तो हो ना हो मैट को भी उस फ्लैट के बारे में पता था, वो जरूर वहां निक के साथ गया होगा। तो कार्नी उस वक्त मैट के घर जाती है और उसके डैड से बात करती है, क्योंकि उसे पता था रोंडा उस पर यकीन नहीं करेगी। उसे तो लग रहा था कार्नी ने ही उसे अपने किसी पर्सनल झमेले में फंसाया है। कार्नी मैट के डैड को समझा बुझाकर उनसे वो चाबी ले आती है और फिर गिवन एड्रेस पर जा पहुंचती है। तब वो फ्लैट खाली था। वह कार्नी को कुछ डॉक्यूमेंट्स नजर आते हैं जो असल में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेपर्स थे, वो भी कार्नी के नाम पर। लेकिन कार्नी ने ऐसा कोई इंश्योरेंस बाय नहीं किया था। तो फिर यहाँ उसका सिग्नेचर कहाँ से आया? साथ में निक का नाम भी था बेनिफिशियरी के तौर पर। जब वो यही सोच रही थी तो अचानक ही वहां निक अपने बॉयफ्रेंड जैक को लेकर आ जाता है और कार्नी पहली बार उसका असली रूप देख पाती है। लेकिन वो वहां रुकती नहीं, उन पेपर्स की फोटो खींचती है और भागती है उनके सीए के पास। लेकिन वहां उनसे उसे जो पता चलता है वो तो कार्नी ने सपने में भी सोचा नहीं था। पता चलता है निक ने वो फ्लैट ऑलमोस्ट 3 साल पहले लीज पर लिया था, जिसके लिए उसने मार्केट से कुछ लोन भी उठाया था, ऑलमोस्ट $100,000 का। उनके सीए ने उसे वार्न भी किया था कि वो ऐसा करके खुद के साथ साथ कार्नी को भी प्रॉब्लम में डाल रहा है, लेकिन उसने सुना ही नहीं। और रही बात इस पॉलिसी की, तो इसे उसने ऑलमोस्ट 6 महीने पहले स्टार्ट किया है, वो भी कार्नी का सिग्नेचर कॉपी करके, जो कि एक बहुत बड़ी फॉर्जरी है। ऐसे में अगर कार्नी को कुछ हो गया तो निक को ऑलमोस्ट $500,000 मिलने वाला है। तो क्या वो वही चाहता है? इस बात का पता चलते ही कार्नी के लिए बहुत कुछ क्लियर होने लगता है। उसे समझ आ जाता है उसे इतना फ्रीक्वेंटली वीकनेस क्यों फील होता है। ये माइग्रेन, फैटिक, ब्रेथलेसनेस, इन सब का मतलब समझ आ जाता है कार्नी को। वो उसी वक्त घर भागती है और निक हर रोज सुबह उसके लिए जो स्मूदी बनाता है उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करती है, जिसमें उसे मिलता है आर्सेनिक। निक हर रोज उसके खाने में जहर मिलाता है, स्लो पॉइजनिंग कर रहा है उसे। तभी तो वो एक दिन के लिए भी नहीं चुकता, सुबह स्मूदी में जहर और रात के दूध में स्लीपिंग पिल डालने से। शायद इसीलिए उसकी तबीयत को बिगड़ते देख भी निक ने कभी डॉक्टर दिखाने की जिक्र नहीं करी, क्योंकि वो तो चाहता ही है कार्नी मर जाए और उसके पैसों से वो अपना लोन चुका पाए। ऑनेस्टली कार्नी को अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी और सारे सबूत भी। अब बस निक के कन्फेशन की देर थी। ऐसे में कार्नी को अगर मैट की मदद मिल जाती तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता, लेकिन वो है कहाँ? किसी से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कार्नी को उसके लिए टेंशन होने लगी थी। ऐसे में वो डिसाइड करती है कि वो पॉला को कन्फ्रंट करेगी। अगर वो निक की गर्लफ्रेंड नहीं है तो इस सब में उसका रोल क्या है? क्यों दे रही है वो निक का साथ? उससे बात करके कार्नी को पता चलता है असल में वो भी निक को पसंद करती है, इसीलिए उसकी हेल्प कर रही है। 3 साल पहले उस रात होटल में निक अपने बॉयफ्रेंड से ही मिलने गया था, लेकिन पॉला ने उसकी मदद करी और कार्नी को ऐसा दिखाया कि वहां मीटिंग चल रहा है, ताकि कार्नी को लगे कि वो डिल्यूशनल हो रही है, जबकि सच्चाई उसके सामने ही थी। निक सच में उसे धोखा दे रहा था।
बस पॉला के साथ नहीं, किसी और के साथ। पॉला शुरू से ही सब कुछ जानती थी, लेकिन निक के फॉर्जरी या मैथ के बारे में कुछ पता नहीं उसे। कार्नी 1000 बार पूछ के भी कोई जवाब हासिल नहीं कर पाती, तो वो और वहां टाइम वेस्ट नहीं करती। इसी बीच रोंडा मैथ के कंप्यूटर से उसके फोन का लास्ट लोकेशन ढूंढ निकालती है, जो निक के लेक हाउस के आसपास ही था। और जब ये कार्नी को पता चलता है, तब अचानक ही कुछ बातें याद आ जाती है उसे कि मैट कल रात से ही गायब है और निक ने भी उसे कल रात ही स्लीपिंग पिल्स दिया था, तभी तो पूरी रात उसकी नींद नहीं टूटी। नहीं तो रोज एमिली को चेक करने के लिए उसे 1-2 बार जागना ही पड़ता है। इसका कोई तो मतलब होगा ना, जरूर कल रात ही कुछ हुआ होगा उस लेक हाउस में। इस बात का पता करने कार्नी खुद वहां जा पहुंचती है और पूरे घर में मैट को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। उल्टा उसे लेक के पास एक बोट में कुछ खून के निशान मिलते हैं, जो क्लियरली सजेस्ट कर रहा था कि यहाँ कुछ मिसहैप हुआ है, बहुत बड़ी कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ। अब वो क्या था वो तो एग्जैक्टली कार्नी को पता नहीं चलता, लेकिन हमें एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि कल रात जब मैट निक से यहाँ मिलने आया था, तो वो लिटरली उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसने उसे नहीं अपनाया तो वो कार्नी को सब कुछ बता देगा। तो उसके पागलपन से बचने के लिए मैट ने उसका खून करके उसके लाश को लेक के पानी में डुबो दिया, क्योंकि उसका मन भर चुका था मैट से। अभी तो उसे हर रोज नया पार्टनर चाहिए था। कार्नी ने भी ऐसा ही कुछ गैस किया था। उसे निक के बाइसेक्सुअल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये उसका अपना चॉइस था, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में लॉयल्टी नाम की भी एक चीज़ होती है ना, कमिटमेंट नाम की भी एक चीज़ होती है। लेकिन इस निक का तो कैरेक्टर ही ढीला था, एक बहुत बड़ा धोखेबाज था वो, और खूनी भी। कार्नी समझ चुकी थी निक कभी भी उसे भी मार सकता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, ये सोचते सोचते ही शाम ढल जाती है और उसे ढूंढते हुए निक भी लेक हाउस में जा पहुंचता है। क्लियरली पॉला ने उसे सब कुछ बता दिया था, तो अभी भी फिर से एक बार कोशिश करता है वो कार्नी का ब्रेन वॉश करने की, सब कुछ नॉर्मल दिखाने की, लेकिन इस बार वो सक्सेसफुल नहीं होता। उल्टा कार्नी कन्फ्रंट करती है उसे, सारी सच्चाई उसके सामने रखकर उसे पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन निक ऐसा नहीं करता। उल्टा उसका इरादा तो कुछ और ही था। हाँ, वो सब कुछ एक्सेप्ट तो कर लेता है, वो फॉर्जरी, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, कार्नी को स्लो पॉइजनिंग करना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैट का खून। कार्नी के सामने सब कुछ कन्फेस कर लेता है वो, लेकिन जेल जाने के इरादे से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कार्नी ये बातें किसी को कभी पता नहीं पाएगी, वो बताने देगा ही नहीं। अचानक ही अपने पॉकेट से गन निकाल लाता है वो, और कार्नी को गन पॉइंट पे लेकर उसे एक के बाद एक 3 स्लीपिंग पिल्स लेने पे मजबूर करता है, और फिर उससे एक चिट्ठी भी लिखवाता है वो, सुसाइड नोट, जिसमें वो कार्नी को ये लिखने के लिए कहता है कि कार्नी और मैट का चक्कर चल रहा था। मैट ने निक को सच बताने की धमकी दी, जिससे कार्नी डर गई और बहस के चलते उससे इस लेक हाउस में लाके मैट को मार डाला, और अभी आउट ऑफ गिल्ट वो खुद भी सुसाइड कर रही है। निक उसे किसी और तरीके से मार नहीं सकता था, उसे कार्नी के डेथ को सुसाइड ही दिखाना था, नहीं तो उसे इंश्योरेंस के पैसे कैसे मिलते। इसीलिए स्लीपिंग पिल्स ही बेस्ट ऑप्शन था। जैसे ही कार्नी पर दवाई का असर शुरू हो जाता है, वो बेहोश हो जाती है, तो निक ऊपर भागता है बाथटब रेडी करने। बेहोशी की हालत में उसी पानी में डुबोकर तो वो कार्नी को मारने वाला था, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि कार्नी कभी बेहोश हुई ही नहीं थी। वो दवाई तो उसके मुंह में ही था, जो बाहर आते ही उसने फेंक दिया। ये तो बस उसका एक चाल था निक को कन्फेस करवाने का, एक जाल था जिसमें निक अपने अनजाने में ही फंस चुका था। कार्नी यहाँ पर आने से पहले पुलिस के पास जाके सारी सच्चाई शेयर करी थी, और उनके मदद से इस घर में कैमरा और रिकॉर्डर भी इंस्टॉल करवाई थी, ताकि निक की सारी बातें रिकॉर्ड हो सके, जो हुआ भी। तो उसके ऊपर जाते ही कार्नी बाहर भाग निकलती है, जहां अंधेरे में पुलिस उस पर नजर रख रही थी। उन्होंने सब कुछ देख भी लिया था और सारे रिकॉर्डिंग्स भी उनके पास सेव्ड हो चुके थे। तो निक भी कहीं भाग नहीं पाता, उसे उसी वक्त अरेस्ट कर लिया जाता है और सजा के तौर पर उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। कुछ दिन बाद हम फिर से एक बार मिलते हैं कार्नी से। पहले से काफी बेहतर है वो, खुश है एंड हेल्दी भी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ को ही परफेक्टली बैलेंस कर रही हैं। हाँ, उसे थोड़ा वक्त जरूर लगा अपने अतीत के उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में, लेकिन फाइनली अभी वो आज़ाद है, किसी नए रिश्ते को अपने लाइफ में वेलकम करने के लिए तैयार है। होपफुली उसे बहुत जल्द ऐसा कोई पार्टनर मिल जाएगा जो सच में उसे डिजर्व करता हो, जो उसके प्रति लॉयल हो और रिस्पेक्टफुल भी। आखिर इससे ज़्यादा और चाहिए ही क्या।
दोस्तों इसी उम्मीद के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर ज़रूर करना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।